मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 75। 28 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति का चुनावी राजनीति चैप्टर पढ़ रहे थे। अब चुनावी राजनीति में हम चुनाव के चरण पढ़ेंगे कि चुनाव में पहले क्या होता है, फिर क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप हम कुछ नए शब्दों को समझेंगे। चुनाव होने के लिए सबसे पहले मतदाता सूची तैयार की जाती है। क्या होती है मतदाता सूची? एक ऐसी सूची जिसमें 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिकों का नाम होता है, उसे मतदाता सूची कहते हैं। मतलब हमारे देश में वोट देने का अधिकार किसको है? जो 18 वर्ष पूरा कर चुका हो। तो हमारे देश में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं, और जो इनकी सूची तैयार होती है उसे ही मतदाता सूची कहते हैं। मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार की जाती है और इसी सूची को मतदाता सूची कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? हमने यहाँ पर जाना कि 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होता है, और ऐसे मतदान करने वालों की जो सूची होती है उसे हम मतदाता सूची कहते हैं। ठीक है, अब आगे है मतदाता सूची तैयार हो गई। अब क्या होगा? अब है उम्मीदवारों का नामांकन। उम्मीदवारों का नामांकन थोड़ा हम पहले सरल भाषा में समझें तो मान लीजिए ये अलग अलग पार्टीज़ हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी है, समाजवादी है। ये अलग अलग पार्टीज़ होती हैं। सभी पार्टीज़ अपनी तरफ से एक एक उम्मीदवार खड़ा करती हैं। ठीक है, और ये उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं और ये इन्हें अपनी पार्टी का समर्थन मिलता है। जैसे बीजेपी है, बीजेपी अपनी तरफ से कोई नेता खड़ा करेगी जो उनकी तरफ से चुनाव लड़ेगा, और ये बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है कमल, उसका इस्तेमाल ये उम्मीदवार कर सकता है। ठीक है, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं मतलब चुनते हैं, जिन्हें पार्टी का चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को अक्सर पार्टी का टिकट कहा जाता है। जिसको हम मनोनयन कह रहे हैं ना, उसको टिकट भी कहते हैं। मान लीजिए इस उम्मीदवार ने, मान लीजिए बीजेपी है, बीजेपी में किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए 5 व्यक्तियों ने नामांकन भरा और किसी एक व्यक्ति को मनोनीत किया गया, तो ये व्यक्ति को बोलेंगे हम कि इसको पार्टी का टिकट मिला है। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक नामांकन फॉर्म भरना होता है। जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो उस पार्टी की तरफ से एक नामांकन फॉर्म भरता है और कुछ धन सुरक्षा जमा के रूप में जमा करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर घोषणा की गई एक नई प्रणाली शुरू की गई। प्रत्येक उम्मीदवार को अब नामांकन फॉर्म भरेगा, कुछ धन जमा करेगा सुरक्षा जमा के रूप में, और क्या करेगा? और कुछ घोषणाएं करेगा। क्या क्या घोषणा करेगा? वो करेगा कि उसके खिलाफ कोई गंभीर मामला तो नहीं चल रहा है, उसकी संपत्ति कितनी है, उसके ऊपर किसी की देनदारी तो नहीं है, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़ा लिखा है वह व्यक्ति जो नामांकन भर रहा है। यह जानकारी उसे सार्वजनिक करनी होती है, मतलब सबको बतानी होती है ये जानकारी। यह मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेने का अवसर प्रदान करती है। तो जो वोट देने वाला व्यक्ति है वो अपने उम्मीदवार के बारे में सब कुछ जानता है, उसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, कितना पढ़ा लिखा है, कोई आपराधिक मामला तो नहीं है उसके ऊपर, उसी के हिसाब से वो अपना निर्णय करता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे। अगला है चुनाव अभियान। पार्टी की तरफ से नामांकन भी हो गया, उम्मीदवार लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब क्या करेंगे वो उम्मीदवार? कौन बेहतर प्रतिनिधि है, कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी, या क्या अच्छी नीति है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा करना आवश्यक है। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही होता है। आपने देखा है ना, चुनाव प्रचार होता है, लोग अपनी अपनी पार्टी की तरफ से रैलियां निकालते हैं, सभाएं करते हैं। हमारे देश में इस तरह के अभियान
उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए होता है। सबसे पहले तो अंतिम उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी कि कौन सी पार्टी की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, और उसके बाद मतदान की तारीख निश्चित की जाती है, और उसके बीच के जो 2 सप्ताह होते हैं उन्हीं में ये चुनाव प्रचार किया जाता है। हमारे चुनाव कानून के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी नहीं देगा। जो भी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उस पार्टी की तरफ से जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, वो मतदाताओं को, मतलब जिन्होंने वोट देना है, उनको रिश्वत नहीं देगा, धमकी नहीं देगा, उनसे जाति या धर्म के नाम पर अपील नहीं करेगा, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं करेगा, और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए से अधिक और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारे हैं चुनाव कानून। हमारे देश में सभी राजनीतिक दल चुनाव अभियानों के लिए आदर्श आचार संहिता पर सहमत हो गए हैं। क्या होता है आदर्श आचार संहिता? आदर्श आचार संहिता का मतलब है कि कुछ नियम है। जैसे इसके अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। किसी भी चुनाव प्रचार के लिए किसी पूजा स्थान का प्रयोग नहीं कर सकता है। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं करेगा। हवाई जहाज और अधिकारियों का प्रयोग और एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री कोई भी बड़ी घोषणा नहीं करेगा, कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेगा, किसी भी योजना का उद्घाटन नहीं करेगा। ठीक है, कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लेगा और कोई सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का वायदा भी नहीं करेगा। कब? जब आचार संहिता लागू हो जाती है। ठीक है, प्रचार भी हो गया, अब क्या होगा? चुनाव भी हो गया, अब होगा मतदान और मतगणना। चुनाव का अंतिम चरण वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं। ठीक है, जब वोट डालने वाला व्यक्ति वोट डालने जाएगा, वोट संपन्न हो जाएगा, वो चुनाव का अंतिम चरण होता है और इसे मतदान कहते हैं। उस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। आजकल वोट रिकॉर्ड करने के लिए ईवीएम माने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के दिन और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्रों पर बैठने की अनुमति दी जाती है। मतलब जो भी उम्मीदवार खड़ा है वो अपनी तरफ से कुछ व्यक्तियों को मतदान केंद्रों पर बैठा देता है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके, ताकि सबको ये श्योर हो सके कि चुनाव और मतगणना ठीक हो गई है, ठीक से हो। एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निर्वाचित घोषित किया जाता है, और जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसको हम जीता हुआ उम्मीदवार घोषित करते हैं। तो ये हमने पढ़ा चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या क्या होता है। फिर से समझेंगे। चुनाव की प्रक्रिया में सबसे पहले मतदाता सूची तैयार की जाती है, फिर उम्मीदवारों का नामांकन किया जाता है, फिर चुनाव अभियान होता है, और लास्ट में मतदान और मतगणना होती है। ठीक, आप सभी के नोट्स अलग से बना लेंगे, मतदाता सूची के नोट्स बना लेंगे, उम्मीदवारों का नामांकन, इनको सभी को पॉइंट्स में लिख लेंगे। चुनाव अभियान में क्या क्या होता है, आचार संहिता क्या होती है, इन सबको भी पॉइंट्स में लिखेंगे, और लास्ट में मतदान और मतगणना, इसके भी आपने पॉइंट्स में लिख लेना है। आप देखिए नीचे क्वेश्चंस पूछे हैं, क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा, सारे पॉइंट्स आप लिख लेंगे उसमें। आपके अनुसार चुनाव लड़ने की उम्मीदवार की क्या योग्यता होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि जो उम्मीदवार आपके लिए चुनाव लड़ रहा है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी शिक्षा कितनी होनी चाहिए, ये आप बताएंगे। आदर्श आचार संहिता क्या है? अभी हमने ऊपर आदर्श आचार संहिता पढ़ी कि आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत वो किसी पूजा स्थल का इस्तेमाल नहीं करेगा, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग नहीं करेगा। जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं हमने ऊपर, वो सब आपने इसमें लिखने हैं। मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट क्यों मौजूद रहते हैं? यहाँ हमने पढ़ा सभी एजेंटों को मतदान केंद्रों पर बैठने की अनुमति इसलिए दी जाती है ताकि चुनाव और मतगणना ठीक से हो, इसलिए उन्हें
एजेंट वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने ध्यान से करनी है।